हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के इतिहास विषय का लेसन नंबर 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, यानी कि भारतीय इतिहास में जो स्वर्ण काल रहा है उसका वर्णन कर रहे थे। तो उसके दौरान हमने पढ़ा था गुप्त काल में कला साहित्य और विज्ञान का विकास। गुप्त काल के अंदर कला साहित्य और विज्ञान का विकास। तो उसके दौरान हमने पढ़ लिया था वास्तुकला, और वास्तुकला में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो मुख्य मुख्य हैं मंदिर, उनकी योजनाएं और उनका विकास दृष्टिगत होता है, हमें दिखाई देता है। तो उसके पश्चात आज हम पढ़ेंगे मूर्ति कला। तो मूर्ति कला में है मथुरा, सारनाथ व पाटलिपुत्र मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। मथुरा, सारनाथ व पाटलिपुत्र ये मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि गुप्त काल में मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो इसको याद रखना है, बढ़िया तरीके से अंडरलाइन कर लेना है इसको, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। ये मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। मूर्तियाँ धातु, पत्थर और मिट्टी की बनाई जाती थी, यानी कि धातुओं से भी लोग परिचित थे। पत्थर और मिट्टी से ये मूर्तियाँ बनाई जाती थी। परिधानों की महत्ता, परिधानों का मतलब होता है पहनावा। अलंकृत प्रभामंडल, विशेष प्रकार की केश सज्जा, मुद्रासन, आध्यात्मिकता यानी कि धार्मिक भावना, सरलता और भारतीयकरण मूर्ति कला की प्रमुख विशेषता है। प्रतिमा निर्माण शास्त्रीय नियमों के अनुसार होता था। सुल्तानगंज की बुद्ध, मथुरा से महावीर, देवगढ़ व मथुरा की विष्णु, एरण व उदयगिरि की वराह की मूर्तियाँ, ये उत्कृष्ट मूर्ति कला के उदाहरण हैं। आगे है शिव के अर्धनारीश्वर, शिव का अर्धनारी का ईश्वर का रूप, आदि नारी ईश्वर के रूप की रचना भी इसी समय की गई थी भी। आगे है चित्रकला, ये तो थी मूर्ति कला। आगे है चित्रकला। गुप्त चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता व ग्वालियर की बाघ गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। अजंता के चित्रों में प्राकृतिक सौंदर्य, बुद्ध व बोधिसत्व तथा जातक ग्रंथों के वर्णनात्मक दृश्यों का बहुत ही सुंदर अंकन किया गया, चित्रण किया गया है। सुंदर कल्पना, रंगों की प्रभा, रंगों की चमक, रेखाओं का लालित्य यानी कि रेखाओं का सुंदरपन, लालित्य का मतलब सुंदरपन होता है, सुंदरता, विषय वस्तु की विविधता, अभिव्यक्ति से संपन्नता व अभिव्यंजना के कौशल के कारण अजंता के चित्र अद्वितीय हैं। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समकक्ष कोई दूसरा नहीं हो। तो यानी कि जो अजंता के चित्र हैं वो बहुत ही अद्वितीय हैं, बहुत ही सुंदर चित्र हैं भी। इनमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण, यानी कि गुफा संख्या 16 है, उसमें उत्कीर्ण यानी कि बनाया गया मरणासन राजकुमारी के सहित
मरणासन का मतलब होता है जो मरने के मृत्यु के बिल्कुल नज़दीक हो। एक राजकुमारी है के सहित अवलोकीश्वर, यशोधरा व राहुल आदि चित्र बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। गुफा संख्या 16 में तो मरणासन राजकुमारी का चित्र कितने नंबर गुफा में है भाई? 16 नंबर गुफा में। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है। जो गुफा संख्या 17 है उसको चित्रशाला कहा गया है। इस गुफा में माता और शिशु का चित्र सर्वोत्कृष्ट है। बाग में 9 गुफाएं मिलती हैं। बाग के भित्ति चित्र, भित्ति का मतलब होता है जो दीवारों पे बने होते चित्र हैं, लौकिक जीवन से संबंधित हैं, जो तत्कालिक वेशभूषा, कैश विन्यास, प्रसाधन आदि की जानकारी देती है। यहाँ संगीत एवं नृत्य आदि के दृश्य का एक प्रसिद्ध चित्र मिलता है। संगीत, नाटक, अभिनय कला और नृत्य कला की अद्वितीय उन्नति हुई, यानी कि अप्रत्याशित उन्नति हुई है, वृद्धि हुई है। समुद्रगुप्त का वीणा लिए हुए सिक्कों पर अंकित किया जाना उसके संगीत प्रेम को सिद्ध करता है। यानी कि सिक्के मिले हैं इसमें समुद्रगुप्त वीणा लिए हुए है, तो उससे ये स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी था, यानी कि संगीत को बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। अब आगे है साहित्य। साहित्य में है गुप्त काल में साहित्य का अद्भुत विकास हुआ। साहित्य में संस्कृत भाषा एवं जटिल अलंकारिक शैली का विकास हुआ। प्रयाग एवं मेहरौली आदि प्रशस्तियों की रचना हुई। भास ने स्वपनवासवदत्ता, शूद्रक ने मृच्छकटिकम, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम आदि सुखांत नाटकों, रघुवंश जैसे महाकाव्यों की रचना की। अंडरलाइन करना है इसको भी। भास ने स्वपनवासवदत्ता, शूद्रक ने मृच्छकटिकम, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षक, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम आदि सुखांत नाटकों का सुख रूपी अंत करने वाले नाटकों एवं रघुवंश जैसे महाकाव्यों की महान ग्रंथों की रचना की भी। पुराणों, स्मृतियों, रामायण एवं महाभारत आदि ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया। संस्कृत व्याकरण का व्यापक विकास हुआ। अमर सिंह ने अमरकोश, चंद्रगोमिन ने चंद्र व्याकरण आदि व्याकरण ग्रंथ रचे। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक जैसे नीति ग्रंथ, ईश्वर कृष्ण ने सांख्यकारिका एवं दिन्नांग ने प्रमाण समुच्चय आदि महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। वाक्पतिराज का गौड़बाहु, प्रवरसेन का सेतुबंध आदि प्राकृत ग्रंथों की रचना भी इसी काल में या इसी समय में हुई। इस युग में लौकिक साहित्य का बाहुल्य था, यानी कि बहुत ज़्यादा लौकिक साहित्य लिखा गया। आगे है गुप्त काल में हिंदू विधियों का संकलन। जो गुप्त काल था उसमें हिंदू विधियों का किस प्रकार संकलन किया गया उसका वर्णन है। गुप्त काल में मनुस्मृति के आधार पर नारद, बृहस्पति, कात्यायन, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों में कानूनों का संकलन हुआ। इनमें याज्ञवल्क्य व्यवहारिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसमें धर्म, वर्ण, आश्रम, विधि, समाज, प्रायश्चित, राज्यशास्त्र आदि पक्षों का बड़ा ही अच्छे तरीके से उल्लेख या वर्णन है। नारद स्मृति में व्यवहार,
व न्यायिक विचार। बृहस्पति ने दीवानी व फौजदारी दोनों पक्षों का विवेचन किया, वर्णन किया है। कात्यायन ने कानून के 4 अंग धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन बताया। प्राचीन भारत में यह गुप्तों की साहित्य में महत्वपूर्ण देन है। अब आगे है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बहुत ही महान विश्वविद्यालय था और विदेशों से भी लोग इसमें पढ़ने के लिए आते थे। तो है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। अंडरलाइन कर लेना, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने। गुप्त एवं पूर्व मध्यकाल में इसकी ख्याति, इसकी प्रसिद्धि पराकाष्ठा पे थी, यानी कि अपनी चरम सीमा पर थी। देश विदेश से छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ आते थे। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्र आते थे, जिनका प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। एंट्रेंस टेस्ट होता था, उसके माध्यम से ही इनको प्रवेश दिया जाता था। शिक्षकों एवं छात्रों की संख्या 10,000 से अधिक थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों और शिक्षकों की संख्या 10,000 से ज़्यादा थी, यानी कि बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था भी। यहाँ धर्म, विज्ञान, उद्योग, तर्क आदि की शिक्षा दी जाती थी और यहाँ विशाल पुस्तकालय भी था, यानी कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी यहाँ स्थित थी भी। और शीलभद्र, कौन? शीलभद्र यहाँ का प्रसिद्ध कुलपति था। शीलभद्र यहाँ का प्रसिद्ध कुलपति था। आगे है गुप्त काल के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी। गुप्त काल में विज्ञान एवं तकनीक की विभिन्न शाखाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ है, उल्लेखनीय वर्णन हुआ है। इस काल में गणित, ज्योतिष, खगोल जो कि आकाशीय विद्या से संबंधित होता है, रसायन, भौतिक, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा आदि का विकास प्रमुख रूप से हुआ। आर्यभट्ट का गणित एवं ज्योतिष में विशेष स्थान था, जिन्होंने 10 गीतिक सूत्र, आर्याष्ट शतक ग्रंथों की रचना की। उन्होंने पृथ्वी गोल है और उसके धुरी पर घूर्णन का सिद्धांत का विवेचन किया। पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पे घूमती है, इस सिद्धांत का उन्होंने विवेचन किया। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भास्कर प्रथम ने भाष्य नामक ग्रंथ व आर्यभट्ट के ग्रंथों 10 गीतिक सूत्र एवं आर्यष्टी शतक पर टीका लिखी। वराहमिहिर ने भारतीय एवं यूनानी ज्योतिष का समन्वय कर रोमक तथा पौलिश का सिद्धांत प्रतिपादित किया भी। वराहमिहिर ने पंचसिद्धांतिका, वृहत संहिता व वृहत जातक आदि ग्रंथों की रचना की। उन्होंने वर्गमूल व घनमूल निकालने की पद्धति तथा खगोल विज्ञान की विस्तृत विवेचना की वर्णन किया। ब्रह्मगुप्त ने गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र पर ब्रह्म स्फोट सिद्धांत, खंड खादक आदि ग्रंथ लिखे एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। औषधि शास्त्र का सैद्धांतिक पक्ष गुप्त काल में प्रबल हुआ। वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। धन्वंतरी एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक एवं शल्य चिकित्सक थे। नवनीतकम आयुर्वेद का ग्रंथ था। इस समय
वानस्पतिक औषधियों का प्रयोग होता है। इस पशु चिकित्सा पर भी ग्रंथ लिखे गए। पाल काप्या ने हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा जो हाथियों की चिकित्सा से संबंधित था, हाथियों की डॉक्टरी से संबंधित था भी। आगे है भौतिक एवं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण अध्ययन हुए। कणाद ऋषि ने गुप्त काल में वैशेषिक दर्शन एवं अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नागार्जुन रसायन तथा धातु विज्ञान के विद्वान थे। उन्होंने चांदी, सोना आदि खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोग से रोगों के निवारण को प्रमाणित किया एवं पारद का आविष्कार किया। आगे है तकनीक का विशेष ज्ञान श्रेणियों के पास था। धातुओं को रासायनिक क्रियाओं द्वारा पिघलाने तथा ढालने की कला की उन्नति हुई। मेहरौली का लौह स्तंभ सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। सुल्तानगंज में बुद्ध की 1 टन की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है। सिक्के, आभूषण एवं मोहरें भी तकनीकी उपलब्धि की साक्षी या गवाह हैं। इस प्रकार गुप्त काल में विज्ञान व तकनीक में अभूतपूर्व विकास हुआ। अब है गुप्त काल में आर्थिक जीवन, यानी कि धन की दृष्टि से लोगों का जीवन कैसा था, आर्थिक समृद्धि कैसी थी, उसका वर्णन है। आर्थिक जीवन में है, गुप्त काल में आर्थिक जीवन बहुत समृद्ध था, बहुत उन्नत था भी। विस्तृत साम्राज्य एवं सुयोग्य प्रशासन के कारण आर्थिक जीवन के सभी पक्षों जैसे कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं शिल्प तथा व्यापार वाणिज्य में अभूतपूर्व उन्नति हुई, यानी कि वृद्धि हुई। सबसे पहले बात करेंगे हम कृषि की। कृषि में है स्मृतियों, बृहत संहिता, अम्रकोश आदि से गुप्तकालीन कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। हाल में लोहे के फाल का प्रयोग किया जाता था। बृहत संहिता में बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने एवं धरती की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने के तरीकों का उल्लेख किया गया है। कृषक अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर होते थे, लेकिन गुप्त सम्राटों की ओर से प्रजा को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया गया। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख ने उनके अनुसार उसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। यह कार्य उसके सौराष्ट्र के गवर्नर परदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था। सिंचाई में रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। अम्रकोश में उपज की विभिन्न वस्तुओं के नाम मिलते हैं। गेहूँ, धान, ज्वार, ईख यानी गन्ना, बाजरा, मटर, दाल, तिल, सरसों, अलसी, अदरक, काली मिर्च आदि। बृहत संहिता में 3 फसलों का उल्लेख है। एक फसल श्रावण के महीने में तैयार होती थी, दूसरी वसंत और तीसरी चैत्र या वैशाख में तैयार होती थी। हवेनसाई के अनुसार पश्चिमोत्तर भारत में ईख व गेहूँ तथा मगध एवं उसके पूर्वी क्षेत्रों में चावल की पैदावार होती थी। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया है। इस समय प्रचलन में करीब 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, चारागाह भूमि, शिल व अप्रहित भूमि इत्यादि। आगे है पशुपालन। पशुपालन जीविका का एक अन्य प्रमुख साधन था। कामंदकीय नीतिसार के अनुसार गोपालन वैश्य का पेशा है। वैश्य यानी कि समाज को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो गोपालन का काम, जो पशुपालन का काम था, वो वैश्य वर्ग करता था, पेशा है। अमरकोश में पालतू पशु के रूप में गाय के अतिरिक्त घोड़े, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, गधा, कुत्ता, बिल्ली आदि को भी गिनाया गया है। बैल हल चलाने और सामान ढोने के काम आता था भी। आगे है उद्योग और शिल्प।
उद्योग और शिल्प में है, गुप्तकालीन उद्योगों और शिल्पों में जहाँ एक और विशेषज्ञता का विकास दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर प्रौद्योगिकी या तकनीकी कौशल में अद्भुत प्रगति दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है। इस काल में धातु शिल्प में इस काल में धातु शिल्प, वस्त्र निर्माण, आभूषण कला, काष्ठ शिल्प, काष्ठ यानी लकड़ी से संबंधित, साथ ही पाषाण शिल्प, पत्थरों से हाथी दांत का काम आदि उद्योगों में विशेष प्रगति हुई। आभूषण, हाथी दांत, धातुकर्म, बर्तन, जहाज उद्योग आदि विकसित हुए। गुप्त काल में धातु शिल्प के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई। इस काल में धातु विज्ञान के क्षेत्र में हुई अद्भुत प्रगति का एक भव्य उदाहरण मेहरौली यानी कि दिल्ली का लोह स्तंभ है, जो इतनी शताब्दियों बाद भी बिना जंग लगे हुए अक्षत खड़ा है। गुप्तकालीन ताम्रशिल्प का एक श्रेष्ठ उदाहरण तांबे की विशालकाय बुद्ध की मूर्ति है, जो सुल्तानगंज जिला भागलपुर बिहार में मिली थी और इस समय इंग्लैंड के बर्मिंघम के संग्रहालय में है। गुप्तकालीन धातुकर्म का सर्वोत्तम रूप इस काल के सिक्कों में देखा जा सकता है। इस काल के ताम्र पत्रों पर लगी हुई मोहरें भी धातु शिल्प की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आगे है गुप्त काल की सहस्रों स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। जो विशुद्ध भी हैं तथा कलात्मक भी। गुप्त काल की आर्थिक संपन्नता, कलात्मक सौंदर्य सृष्टि तथा तकनीकी कौशल का वे ज्वलंत उदाहरण हैं। गुप्त सम्राटों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के प्रचलित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सोने के अतिरिक्त चांदी और तांबे का भी मुद्राओं के लिए प्रयोग किया गया था। कुमारगुप्त प्रथम ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया। इन स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। फायर ने बताया कि गुप्त काल में साधारण जनता दैनिक जीवन के विनिमय व वस्तुओं के आदान प्रदान या फिर कौड़ियों से काम चलाती थी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इसमें से आपको करना है गुप्त काल का आर्थिक जीवन प्रश्न करना है बढ़िया तरीके से। उसके हमने 3 पार्ट कर लिए हैं, कृषि, पशुपालन और उद्योग शिल्प। तो यहाँ तक आपको अपनी फेयर कॉपी के अंदर भी नोट करना है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।